गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 553 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बायोलॉजी के प्रश्नों पर। ठीक है, जो टॉपिक है साइंस का। 18 से 23 प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जैव विकास का मुख्य कारक क्या है, बताइए। उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, लैंगिक जनन या फिर हासिल किए हुए गुण। ठीक है, एवोल्यूशन बोलते हैं इसको। क्या हो सकता है इसका मुख्य कारक? इसका कारक है प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक वर्ण, या बोलते हैं इसको प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, डार्विन ने दिया था ये। देखिए, यह एक धीमी गति से क्रमशः होने वाली प्रक्रिया है, यानी एक क्रमिक प्रक्रिया है ये। प्राकृतिक वर्ण ही क्रम विकास यानी एवोल्यूशन की प्रमुख कार्यविधि है। चार्ल्स डार्विन ने इसकी नींव रखी और इसका प्रचार प्रसार किया। पेरिपेटस किसका संयोजक है, बताइए। किनका संयोजक है पेरिपेटस? ये है पेरिपेटस। किसका लग रहा है आपको ये? स्तनधारी का तो लग नहीं रहा किधर से भी। ठीक है, केचुआ देखा आपने, एनिलिड का है, तो एनिलिड लग रहा है ये, और लग रहा है साथ में आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक है? यह प्रश्न बड़ा पूछा गया है, चाहे वो पीएमटी का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंक हो। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक है या किनके बीज की एक संयोजी कड़ी है? तो ये है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या लग रहा है आपको? ये पक्षी लग रहा है एक तो, और क्या लग रहा है? देखिए, डायनासोर जैसा। डायनासोर क्या थे? रेप्टाइल्स थे। ठीक है, मूवी में देखा होगा उड़ने वाले कुछ डायनासोर। तो ये हो जाएगा पक्षी और सरीसृप, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी और रेप्टाइल्स यानी सरीसृप के बीच की कड़ी है या संयोजक है। स्तनधारी तो है नहीं, ये हटा दीजिए स्तनधारी में। तो सरीसृप और पक्षी वर्ग का संयोजक है, उसके बीच की कड़ी है। ये कुछ प्रश्न हैं जिनको एक्सप्लेनेशन की कुछ आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में घुसेंगे इनकी तो ये पीएमटी वाले हो जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जगह। पीएमटी मतलब डॉक्टरी वाले, प्री मेडिकल टेस्ट। नंबर 4 पर आ जाइए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है, बताइए। राइबोसोम, प्लास्टिड, बड़ा कन्फ्यूजिंग है ये। राइबोसोम का एलिमिनेट कर देते हैं। चलिए, इनमें से एक आंसर है इसका। प्लास्टिड या प्लाज्मिड? प्लाज्मिड का होता है। ठीक है, प्लाज्मिड याद रखिएगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता कैसे आएगी? अनुकूलन से आएगी, या उत्परिवर्तन होगा उससे आएगी, या बहुगुण सूत्रता से आएगी? म्यूटेशन से ही आ सकती है। ठीक है, उत्परिवर्तन से। क्या है उत्परिवर्तन की डेफिनेशन? जीन में अचानक होने वाला परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। और किसने दिया था उत्परिवर्तन? हुआगो डेब्रेज नामक वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, जैसे कि अभी डेफिनेशन बोली, तो इसका उत्तर वही होना चाहिए, यानी उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। क्या बढ़ जाता है ल्यूकेमिया में? प्लेटलेट्स बढ़ जाती है, या फिर आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, इनमें से कुछ बढ़ता है, या अस्थि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है डब्ल्यूबीसी की, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की। तो देखिए, श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं जो होती हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं इनको, या श्वेताणु भी बोलते हैं, या फिर ल्यूकोसाइट्स भी इनको बोलते हैं। ये शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। डब्ल्यूबीसी पूरे शरीर में पाई जाती है, जिसमें रक्त और लसिका प्रणाली शामिल है। इनका निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में। देखिए, इन्हें जो है शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं जो अपने इम्यून सिस्टम में भाग लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? मान लीजिए आपने ग्लास पकड़ा, ग्लास पे आपके फिंगरप्रिंट देख रहे हैं। ठीक है, उसको उभार करना है।
तो क्या लगाओगे उस पर? चारकोल लगाओगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड या फ्लोरोसेंट पाउडर? ये डाला जाता है फ्लोरोसेंट पाउडर। इसके स्प्रे भी आने लगे हैं। तो फ्लोरोसेंट पाउडर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, यानी जेनेटिक डिसीज़ है, जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। किसको? मस्तिष्क को, दिल को, फेफड़े को या रुधिर को? मतलब ब्लड को, लंग्स को, हार्ट को या ब्रेन को? थैलेसीमिया, मस्तिष्क लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि यह रुधिर यानी रक्त, खून की वंशानुगत बीमारी है। तो थैलेसीमिया जो है बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला एक रक्त रोग है, और इस रोग के होने पर जो है रक्त की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिस कारण रक्त क्षीणता के लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। इसकी पहचान जन्म से लेकर 3 महीने तक की आयु के बाद ही होती है बच्चे में थैलेसीमिया की। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। रक्त समूह ओ की माता का बच्चा रक्त समूह ओ का है, बच्चे का पिता किस रक्त का हो सकता है? देखिए, ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 11th में, 12th में, अगर बायोलॉजी होगी तो, या 10th में, 9th में भी। ब्लड ग्रुप से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल रैंडस्टीनर और वीनर है। ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो ए होता है, बी होता है, 4 प्रकार के होते हैं, ए बी होता है, ओ होता है। इसमें और कुछ प्रश्न बनते हैं, तो जो सर्वग्राही होता है वो ए बी होता है, ए बी प्लस, और जो सर्वदाता होता है यानी यूनिवर्सल डोनर जिसको बोलते हैं वो ओ होता है। ओ में भी अगर पूछा जाए कौन सा हो तो ओ निगेटिव होता है, याद रखिएगा, प्लस नहीं होता है, ठीक है। तो सर्वग्राही हो गया ए बी, सर्वदाता हो गया ओ माइनस, यानी यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो भी बोलेंगे इसको, या एक्सेप्टर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनको कैपिटल ए से समझाते हैं, मतलब दर्शाते हैं, ठीक है, जीव विज्ञान की लैंग्वेज में। और जो एंटीबॉडी का नाम आपने सुना होगा तो वो स्मॉल ए बी से दर्शाते हैं, ठीक है। मतलब वो स्मॉल से दर्शाई जाती है, कैपिटल से दर्शाए जाते हैं, ए बी ओ। अब इनमें भी संभावना वाले प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का बी है, तो संतानें कैसी होंगी, ठीक है। तो इसकी 5 स्थितियां बनती हैं, एक चार्ट है, उसको पढ़ लीजिएगा, आप गलत नहीं कर पाओगे कभी भी। तो रक्त समूह, ठीक है, यानी माता का ओ ब्लड ग्रुप है और पिताजी का भी ओ ब्लड ग्रुप है, तो बच्चा कैसा होगा? अब दोनों का ओ है तो केवल बच्चा ओ ब्लड ग्रुप वाला ही होगा, ना ए हो सकता, ना बी हो सकता, ना ए बी हो सकता, ठीक है। यदि दोनों का ओ है, सर्वदाता है, ठीक है, ओ सर्वदाता मान के चलिए। अगर थोड़ा डीप पूछेगा तो उसमें भी ओ माइनस है, ठीक है, तो ओ ही होगा इनका। ये कोई चार्ट है, इसको समझ लीजिए थोड़ा। देखिए 5 स्थितियाँ बनती हैं इसमें। यह है माता पिता, यह है उनके बच्चे। देखिए अगर माता या पिता, ऐसा नहीं है कि एक ही माता बी का पिता, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अगर माता पिता में से दोनों माता पिता ए और बी ब्लड ग्रुप वाले हैं, तो उनके जो बच्चों में रुधिर वर्ग की संभावना होगी वो सभी रुधिर वर्ग की संभावना हो सकती है, ठीक है। पिता ए का है, माता बी की है, या माता बी की है, पिता ए का है, या पिता बी का है, माता ए की है, ठीक है। तो एक इनके बच्चे ए भी हो सकते हैं, इनके बी ब्लड ग्रुप वाले भी हो सकते हैं, ए बी वाले भी हो सकते हैं, और ओ वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बनती है दूसरी संभावना। दूसरी संभावना क्या है? ए बी और अन्य। यदि माता या पिता में से किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है और दूसरे का अन्य है, अन्य का मतलब ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, तब जो बच्चे पैदा होंगे वो किसी भी ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन ओ के नहीं हो सकते, ठीक है। ओ को छोड़कर सभी के, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसा द्वंद्व रहता है ए का और ए बी का ओ के साथ। तीसरी स्थिति है माता या पिता ओ ब्लड ग्रुप की और दूसरा कोई अन्य ब्लड ग्रुप का, पिता या माता, ठीक है। तब जो संभावना बनेगी बच्चों की वो ओ को छोड़कर अन्य कोई भी बन जाएगी, ठीक है। अगर दोनों में से एक का ओ है और दूसरे का मान लीजिए यहाँ बी है, ए बी है, ठीक है, या ए बी है, तो ओ नहीं होगा, ओ को छोड़कर कुछ भी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी हो जाएगा। अब ए बी के साथ ओ की देख लेते हैं। अगर किसी एक का ओ है और दूसरे का ए बी है, तब क्या होगा? ये दोनों कभी साथ साथ नहीं आते, एक साथ नहीं आते, ठीक है। यानी पिता का अगर ए है, पिता का अगर ओ है, माता का अगर ए बी है, तो इनमें से कोई एक ही आएगा। मान लीजिए बच्चा एक ए बी हो गया, अगर आपका दूसरा बच्चा होगा उसका,
तो उसमें कभी ओ नहीं हो सकता, ठीक है, फिर ए होगा, फिर बी होगा, इस तरह, या एक ही आएगा इनमें से, ठीक है, दोनों कभी साथ साथ नहीं आते। अगर सेम सेम में देखें, ठीक है, सेम सेम का मतलब है यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, पिता भी ए ब्लड ग्रुप का, माता भी ए ब्लड ग्रुप की, तब क्या होगा, एक ओ आएगा और साथ में एक सेम आएगा, मतलब एक हमेशा ओ आएगा उसके समय और दूसरा ए आ सकता है, ठीक है। यहाँ अगर बी होगा तो यहाँ बी आ सकता है, ओ तो आएगा ही आएगा अगर दोनों सेम सेम है, तो यहाँ ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ठीक है। तो ये है वो चार्ट। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे कैसे होंगे, ठीक है। तो ऊपर देख लेते हैं, ए बी के साथ ओ का द्वंद्व था, ठीक है, तो ओ को छोड़कर जो है सभी हो सकते हैं, ठीक है, ओ नहीं होगा। तब देखिए यहाँ ओ दे रखा है, ओ तो एलिमिनेट कर दीजिए, तो ए या बी होगा। चलिए 12वें प्रश्न पर आ जाइए। यदि माता का रुधिर वर्ग ओ है तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा। अब ओ के साथ ए बी का द्वंद्व रहता है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए एवं बी या ए एवं बी, ए या बी या ए एवं बी, ठीक है। इसमें ओ तो आएगा नहीं, ए भी नहीं होगा, ए भी होगा, ठीक है, पहले ही होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए, लिंग गुणसूत्र से, बारपिंड से, ठीक है, किससे करेंगे। देखिए इसका उत्तर है बारपिंड से, सीधा सीधा याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बारपिंड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मेंडल का नाम आपने सुना होगा। मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था। कई वर्षों तक मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे इन्होंने, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इनको। ऑस्ट्रिया के थे ये, ठीक है, जर्मन भाषी थे और ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं लगा देना। तो पूरा नाम है इनका ग्रेगर जॉन मेंडल, एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, ऑगस्टिन पादरी और वैज्ञानिक थे ये। इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधों पर कई वर्षों तक प्रयोग करके आनुवांशिकी के नियम निर्धारित किए थे। देखिए इनकी महत्ता, इनके कार्यों की जो महत्ता है वो 20वीं शताब्दी तक किसी ने नहीं पहचानी, ठीक है। उसके बाद जो है इनके नियमों की पुनर्खोज करके तब पता चला कि मेंडल क्या चीज़ थे, ठीक है, उनका महत्व समझा लोगों ने, मतलब दूसरे वैज्ञानिकों ने। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। बताइए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, उसमें होता है डबल एक्स के साथ बाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये पूछा है ऐसे कर दर्शा के कि क्या टिक होगा इनमें, तो डबल एक्स वाई वाला हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवांशिक नहीं हो सकता, मतलब जेनेटिक नहीं है, कौन सा। चौड़े नथुने, ठीक है, युक्तांगुलिता और इनेमल विहीन दांत। इन्फ्लुएंजा, यही है इन्फ्लुएंजा, क्योंकि ये वायरस से होता है, आनुवांशिक थोड़ी है, आराम से एलिमिनेट कर दोगे आप। देखिए अगर पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसमें अगर साइंस के प्रश्न आते हैं तो उन साइंस के प्रश्नों का एक बार इंग्लिश अनुवाद जरूर देख लीजिएगा, ट्रांसलेशन, ठीक है। युक्तांगुलिता, अब ये चीज़ है युक्तांगुलिता, ठीक है, अगर यहाँ फोटो नहीं हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो इंग्लिश वर्ड देखना ज़रूरी है क्योंकि क्लिष्ट बड़े होते हैं विज्ञान के शब्द हिंदी में, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं क्या। तो लिंग, ठीक है, लिंग संलग्नी कहलाएंगे वो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं क्या। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न और रिपीटेड भी। क्या जीनोटाइप या फिनोटाइप, फिनोटाइप्स, ठीक है, ऐसे ही सीधा सीधा याद रखिए इसको। किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप्स, फिनोटाइप्स। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है, क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, या इनमें से कोई नहीं। देखिए डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर तो हो गया अपना एक्स एक्स वाई वाई,
लेकिन ये 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए बोल रहा है। 21वीं जोड़ी, वैसे 23 जोड़ी होने चाहिए ना, 46 गुणसूत्र होते हैं। अभी 21वीं जोड़ी है, 2 कम है, 21 दूनी 42 ही हो गए, 46 से कितने कम हो गए, 4 कम हो गए, तो ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए डाउन सिंड्रोम, जिसको जो है ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, एक आनुवांशिक विकार है। ठीक है, जेनेटिक रोग है एक। अब देखिए इसमें जो है क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है ये। डाउन सिंड्रोम के साथ जन्मे बच्चे में सीखने की अक्षमता होती है। ठीक है, असक्षम होता है वो, मगर ये कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी ये बच्चे पर निर्भर करेगा। इन शिशुओं को कुछ विशेष स्वास्थ्य समस्याएं होने का भी खतरा रहता है। हालांकि सभी बच्चों में जो है ऐसा साथ में हो यह संभव नहीं है। कुछ शिशु एकदम जो है स्वस्थ भी होते हैं इसमें। देखिए यदि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है बच्चा तो क्या क्या लक्षण उसमें होंगे। आंखें जो उसकी होंगी ऊपर होंगी, बाहर की तरफ तिरछी होंगी। छोटा मुंह होगा जिससे उसकी जीभ जो है थोड़ी बड़ी लग सकती है। सिर का आकार उसके पीछे की तरह सपाट होगा। ठीक है, जन्म के समय उसका वजन होगा औसत से कम होगा। समतल सपाट चेहरा, छोटी नाक होगी। चौड़े हाथ होंगे, छोटी उंगलियां होंगी। कनिष्ठिका उंगली जो है वो अंदर की तरफ तिरछी होगी, मुड़ी हुई होगी। ठीक है, देखिए पैर की पहली और दूसरी उंगली के बीच बड़ा अंतर हो सकता है। ठीक है, सैंडल गैप यानी नाटा हो सकता है बच्चा, और गठीला शरीर हो सकता है। मतलब देखने में वो लग सकता है कि हाँ ये दूसरे बच्चों से जो है अब नॉर्मल है। अब ये प्रश्न आ जाइए, क्लाइनफेल्टर देखा हमने XY, उसके बाद डाउन सिंड्रोम भी देखा। 23 जोड़ी की जगह 21 है, मतलब टोटल गुणसूत्र 42 हो गए उसमें, 21 दूनी 42, 46 होने चाहिए जबकि। अब टर्नर सिंड्रोम का कारण बताइए क्या है। पॉलीप्लाइडी या ऑटोसोमी एन्यूप्लाइडी या बिंदु उत्परिवर्तन या लिंग गुणसूत्र एन्यूप्लाइडी। तो यही होगा इसका भी, लिंग गुणसूत्र एन्यूप्लाइडी, अगर जेनेटिक्स है तो। ठीक है, आनुवांशिक है तो। अच्छा, ये केवल महिलाओं में होता है, याद रखना, टर्नर सिंड्रोम। तो लिंग गुणसूत्र एन्यूप्लाइडी हो गया इसका। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम एक आनुवांशिक सिंड्रोम है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, यह गुणसूत्र की असमानता के कारण होने वाला एक रोग है। इसमें लिंग गुणसूत्रों का एक हिस्सा या समस्त भाग अनुपस्थित या अपूर्ण होता है। देखिए टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित महिला में एक एक्स गुणसूत्र लुप्त हो जाता है या टूट जाता है। इसका अर्थ है कि महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र के स्थान पर एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स गुणसूत्र की तुलना में जो है केवल एक ही पूर्ण एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, यानी अबनॉर्मल हो गई वो स्त्री, होने चाहिए डबल एक्स, हो गया एक्स एक्स। ठीक है, पुरुषों में एक्स वाई ऐसे रहता है ना, महिलाओं में एक्स एक्स रहता है। अब इसका यही टूट गया। ठीक है, एक ही बचा, तो ये हो गई टर्नर सिंड्रोम महिला। चलिए, तो ये पूछे जाते हैं प्रश्न, पूछ ले जाते हैं टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो पहली बात तो है जेनेटिक डिसीज़ है, याद रखना। ठीक है, तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो।